हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ दिनों से सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़े ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर्स नहीं ले पा रही थी। हम सबको पता है कि लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जिससे मैं चाह रही थी कि मैं लेक्चर्स बनाऊं, आपको दूं, क्योंकि एक कंटिन्यूटी है। एक होता है ना कि अपनी जुबान दी हुई है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, लेट हुआ लेकिन आए तो हम सही। तो दोस्तों, आज से कंटिन्यूएशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। पहले हम जो हमारा करंट अफेयर छूटा है सितंबर का, जितनी भी डेट्स का, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 3H फॉर्मूला रिसेंटली डिस्कस्ड बाय प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए एनर्जी सेक्टर, ऑप्शन बी एनवायरमेंट, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन सी बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या फिर ऑप्शन डी बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए प्रेसिडेंट ने ये 3H फॉर्मूला जो है उसको डिस्कस किया है। और ये 3H फॉर्मूला क्या है? 3H मीन्स, पहला जो H है दैट मीन्स हार्ट, हार्ट मीन्स सेंसिटिविटी। दूसरा एच होगा हमारा हेड से, हेड मीन्स हमारा मेंटल डेवलपमेंट या फिर रीजनिंग पार्ट, ठीक है। और जो तीसरा एच है, 3H का जो लास्ट एच है, उसका मतलब है हैंड, ठीक है। हैंड मतलब मैनुअल स्किल्स या लेबर। उसके बारे में प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है। और ये कब हुआ है डिस्कशन? ये किया गया है 5 सितंबर को, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो टीचर्स हैं उनको नेशनल अवार्ड्स दिया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। और आप सबको पता है कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, पीएम हैज लाउडेड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी कोहिमा। तो अभी रिसेंटली पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है पब्लिक का और गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो एफर्ट लगा है, उसकी काफी प्रशंसा की है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? वो है झांसी, उत्तर प्रदेश की। क्योंकि झांसी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 31.28 मीटर वो ग्राउंड वाटर लेवल से भी नीचे था वहां का ग्राउंड वाटर लेवल। लेकिन लोगों ने मिल के इसमें इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके, कि इसका जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो इंक्रीज हो गया है। और बाकी हम बोले तो, और जो लोवेस्ट ग्राउंड वाटर लेवल हैं कौन कौन से स्टेट के हैं, तो वो है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। जैसा कि आए दिन हम न्यूज में देखते रहते हैं कि वाटर डिस्प्यूट्स इन सारे स्टेट्स में चलता रहता है। और एक रिपोर्ट की हम माने जिसका कि नाम है ग्राउंड वाटर ईयर बुक इंडिया 2017-2018, इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक नियरली 60% जो एक्वीफर्स हैं वो क्रिटिकल स्टेट में आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पानी बचाओ। अब यहाँ पे बात हुई है वाटर कंजर्वेशन की। तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता है वो मैं आपको बहुत ही एक नटशेल में बता देती हूँ कि वाटर कंजर्वेशन मीन्स वाटर या पानी का प्रॉपर एंड स्मार्ट यूज करना और इसके वेस्टेज को प्रिवेंट करना। जैसे कि टैप्स जो लीक करते हैं उन्हें रिपेयर करवा देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम उससे भी अपना वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और जो वाटर कंजर्वेशन डे है उसको 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है।
देखिए ये क्वेश्चन आता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है ये, कि वाटर कंजर्वेशन डे, तो 22 मार्च। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर विच स्कीम द वाटर टैप कनेक्शंस हैज रीच्ड 13 crores फ्रॉम 3 crores इन लास्ट 4 years। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएम कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन बी पीएम किसान योजना, ऑप्शन सी जल जीवन मिशन, या फिर ऑप्शन डी नमामि गंगे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, यानी 15 अगस्त 2019 को 3.6 लाख करोड़ बजट के साथ। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पानी ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर रूरल हाउस होल्ड में, नहीं, वो सेफ भी होना चाहिए, वो पीने लायक भी होना चाहिए, पॉइजनस नहीं होना चाहिए जिसमें कि मतलब कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि कार्सिनोजेनिक हो गया है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मेरठ में ऐसी एक मतलब एक पॉन्ड है जहाँ पे कि इतना ज्यादा कार्सिनोजेनिक एलिमेंट उस पानी में प्रेजेंट है कि वहां के लोग मैक्सिमम, मैं बताऊं तो मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो चुका है। तो इसका वही एम है कि सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसमें 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे दिया जाता है। तो देखिए ये पूरी स्कीम अब आपको पता हो गई कि कौन से ईयर में आई थी, इसका एम क्या है और इसकी मिनिस्ट्री क्या है, और क्वेश्चन यही आते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताती चल रही हूँ। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी हैज रिलीज्ड रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी ट्राई, या फिर ऑप्शन डी इरडा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्राई। और ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है। जो भी हमारा टेलीकॉम सेक्टर है ना, ये उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये मैं बता देती हूँ। तो इसमें मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ वो कैसे, अभी आपको बता देती हूँ। कि पहले तो चेयरपर्सन होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इनका टेन्योर वही 3 years होगा या फिर 65 years ऑफ एज। ठीक है, 3 years या फिर 65 years ऑफ एज, ये टेन्योर होगा। दूसरे होते हैं मैक्सिमम 2 फुल टाइम मेंबर्स, मतलब या तो मिनिमम 1 हो या फिर मैक्सिमम 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, या फिर और तीसरे होते हैं नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। मतलब कि 2 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ना फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं 2 से ज्यादा, ना पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई के बारे में कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट टू पार्टनर विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इट्स ई कॉमर्स इकोसिस्टम। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी शॉपक्लूज, या फिर ऑप्शन डी शिप रॉकेट। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शिप रॉकेट। ठीक है, शिप रॉकेट आपने पहले भी सुना होगा कि इंडिया की फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट के बीच,
इसमें क्या होगा कि ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए है। इससे डीएनके मींस डाकघर निर्यात केंद्र और शिप रॉकेट के बीच टेक्निकल इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट यानी कि पीबीई है उसे इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाएगा। मतलब जिस तरह की आपको पता है कि अब जो बिल हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होती हैं, तो जो पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट है उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाएगा और जो शिपिंग होगी वो डायरेक्टली शिप रॉकेट के प्लेटफॉर्म से होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Which organization has recently celebrated its 7th Foundation Day? Option A, SEBI, Option B, ONGC, Option C, IOCL या फिर ऑप्शन डी IEPFA। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, इसने अभी रिसेंटली अपना 7th फाउंडेशन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है। और ये IEPFA है क्या? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि रेगुलेटरी बॉडी या कोई सी बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि IEPFA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी और इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसका एम है इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। मतलब जो भी एप्लीकेशन मनी या मैच्योर डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं वो 7 साल तक अनपेड हैं या फिर उन पे कोई क्लेम नहीं किया गया है, तो वो जो अमाउंट होता है ना वो IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जो IEPF में अमाउंट क्रेडिट किया जाता है या फिर यूं कहें तो ट्रांसफर किया जाता है, उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर मेंटेन किया जाता है। तो ये था पूरा फंडा हमारा IEPFA का। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय मिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ऑप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो गाइस आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मींस धर्मेंद्र प्रधान जी ने मालवीय मिशन को लॉन्च किया है। और ये मालवीय मिशन है क्या? तो मालवीय मिशन जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको कि UGC ने बनाया है, उसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो 15 लाख टीचर्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी 111 मालवीय मिशन सेंटर्स में। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनको रीमैप किया जाएगा और उन्हीं को मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मालवीय मिशन के बारे में। तो हम जान लेते हैं UGC के बारे में। तो UGC जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया है 1956 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज लॉन्च्ड न्याय विकास पोर्टल इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट या फिर इसरो। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी इसरो। मींस इसरो के साथ मिलके जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने ये पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। और ये पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का उसके स्टेटस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। स्पेशली जो कोर्ट हॉल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स के जो रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट्स हैज नॉट बी mark this word not has not been established in which city? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। यहाँ पे डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। और कहाँ कहाँ किया गया है? वो है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु। ठीक है, ये याद रखिएगा। हैदराबाद में बेंगलुरु है। इन 4 जगह पे किया गया है। UBI and BOB has signed Memorandum of Understanding with which organization to co-finance renewable energy projects? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी इरेडा या फिर ऑप्शन डी NHB। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इरेडा के साथ मिलके UBI और BOB ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इरेडा मीन्स, कहाँ है ये डॉट? इरेडा मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये एक मिनी रत्ना है। ये जरूर याद रखना कि ये एक मिनी रत्ना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव। कि इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट to specific projects and schemes for generating electricity and energy through new and renewable sources। मतलब जो न्यू और रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी या एनर्जी जनरेट की जाएगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? इरेडा। ठीक है, और मिनी रत्ना है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ministry of Tourism in collaboration with which organization has unveiled the G20 Tourism and SDG यानी कि Sustainable Development Goal Dashboard। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी UNWTO, ऑप्शन सी UNEP या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसका एम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये काउंट हो जाएगा कि इसका एम है टूरिज्म के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और एक और बात कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन 27th of September। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड tourism organization since 1975, means India is a member of UNWTO. One question comes from this point also, whether India is a member country or not. So India is a member country of it and it has joined UNWTO in 1975. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। Cabinet has recently approved viability gap funding for which sector? Option A electronics, ऑप्शन बी सोलर पैनल्स, ऑप्शन सी मेडिसिन या फिर ऑप्शन डी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मींस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए कैबिनेट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग की अप्रूवल दे दी है। ठीक है, और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है? तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसे गवर्नमेंट यूज करती है to bridge the gap between cost of infrastructure projects and their economic viability। Suppose ये जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, सपोज ये जो है ये कोई प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर रही है, उसमें 50 lakhs का है। ठीक है,
50 lakhs का है ये प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसके पास जो 50 lakhs होंगे उसका जो 40% है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और बाकी का जो 60% है वो खुद यही करेगा अपना काम। ठीक है, ताकि कोई गैप ना आए फंडिंग में और अच्छे से ये प्रोजेक्ट बनाया जा सके। इसको हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे सोलर पावर, विंड पावर, उनके पोटेंशियल को हार्नेस करना। ठीक है, उनकी एनर्जी को, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको हार्नेस करना। ओके, Industrial Fund Development Scheme 2017 is run by Union Government for which states? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम एंड असम, ऑप्शन डी असम एंड त्रिपुरा। तो जो इंडस्ट्रियल फंड डेवलपमेंट स्कीम है जिसको कि 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने रन किया था, वो 2 स्टेट के लिए है, और वो 2 स्टेट कौन से हैं? वो हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पंचप्रयाग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर मैं आपकी ज्योग्राफी की जब क्लास लूंगी तो आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी रिवर सिस्टम में, स्पेशली गंगा रिवर सिस्टम में, कि उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं। और पहला है जिसका विष्णु प्रयाग, देन नंद प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग, एंड फाइनली देव प्रयाग। देव प्रयाग में क्या होता है, जो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे इसका नाम गंगा होता है, और फिर ये ऋषिकेश से होते हुए बहना स्टार्ट कर देती है। ओके, और उत्तराखंड में ही एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसको कि कहते हैं हरेला। ठीक है, हरेला, ये फेस्टिवल, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हरेला जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड का है, और इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही है। उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में वैली ऑफ फ्लावर्स है। क्वेश्चन आता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कौन से स्टेट में है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट उत्तराखंड। और अगर कोई यूके पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए, सो इट्स चमोली। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया है एज नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया। जैसा कि आप सबको पता है कि बैक टू बैक कितने नेचुरल डिजास्टर्स वहां पे हो रहे हैं, कितनी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कितने मतलब लाइफ्स का लॉस हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ के अलावा आप बोलिए तो नेचुरल लॉस भी हो रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे बोला गया कि ये नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी आगरा, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंडन है, वहां पे भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो है उसको होस्ट किया जाएगा, और ये 2 दिन चलेगा, 25 और 26 सितंबर। ठीक है, ये 2 दिन का है पूरा प्रोग्राम। इसका इसका ऑब्जेक्टिव है, मैं फिर से लाइन बोल रही हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज हैं उनको शोकेस करना, मतलब वो कितना और कैपेबल है, वो कितना और काम कर सकती हैं, इन सब बारे में उनको शो करना, उनका शोकेस करना। और उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं
वहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। जिस तरह आप सबको पता है कि ड्रोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आजकल तो अगर लोग वीडियो भी बनाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो भी ड्रोन लेके जाते हैं और रिमोट से कंट्रोल करते हैं और पूरा वो ड्रोन से फिल्म बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। तो इतना ज्यादा ये मतलब डेवलप हो चुका है। तो उसको और प्रमोट करने के लिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो है वो कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है नमामि गंगे हैज साइंड अग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच सिटी? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी मैंगलोर या फिर ऑप्शन डी मैसूर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरठ। ओके, मेरठ में नमामि गंगे जो है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। अब मैं आपको नमामि गंगे के बारे में बता देती हूँ कि नमामि गंगे प्रोग्राम है क्या। तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में अप्रूव किया था एज फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसको कैसे अप्रूव किया गया था? एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम 2014 में। इसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मींस एनएमसीजी। और इसका एम क्या है, इसको क्यों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई है? तो इसका मेन एम है टू रिजुविनेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जिस तरह के आप सबको पता है कि जो गंगा है वो हमारी कितनी सेक्रेड रिवर है, हमारी होली रिवर है, उसको हम मतलब इतना पूजते हैं, है ना। लेकिन अगर आप बनारसी अगर गए हो, बहुत कॉमन एग्जांपल ले रही हूं मैं, वहां पे आपने देखा होगा कि जो गंगा घाट है वहां पे कितनी गंदगी है, कितना ज्यादा गंगा का जो पानी वो कितना गंदा हो गया है। तो उसी को साफ करना, उसकी ट्रिब्यूटरीज को साफ करना, उसको फिर से रिजुविनेट करना, इसीलिए जो है ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट चलाया गया था। और इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स भी होते हैं। देखिए, जो मैं पिलर्स अब आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप अगर पेन लेके बैठे हो तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप ये वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा कि इसके पिलर्स क्या क्या हैं। तो इसका पहला है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तीसरा है रिवर सरफेस क्लीनिंग, चौथा है एफॉरेस्टेशन, पांचवा है बायोडाइवर्सिटी, छठा है गंगा ग्राम, सातवां है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और आठवां है पब्लिक अवेयरनेस। देखिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ नमामि गंगे। तो ये जो 8 पिलर्स मैंने आपको बताया है वो आप अपने मेंस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पिलर्स ही हैं वही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसलेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हेल्ड इन दिस सिटी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की गई थी फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो आइडिया है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले प्रपोज किया था 2018 में, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली असेंबली हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो COP26 है जो ग्लासगो में हुआ था, वहां इंडिया ने इसे लॉन्च किया। और इसको लॉन्च क्यों किया गया, इसका एम क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांसनेशनल, ये जरूर याद रखिए, ये मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांसनेशनल ग्रिड डेवलप करना, जिससे कि
एनर्जी प्रोडक्शन जो कि फॉसिल फ्यूल से होता है वो क्लीन एनर्जी या फिर हम यूं कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी से हो सके। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको हम कम यूज करें और उसके बदले हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सॉरी गाइज, यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल हो गया है, वेरी सॉरी, यहाँ पे होगा ट्रांसनेशनल। ओके, ट्रांसनेशनल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इस ग्रिड को ऑल ओवर ग्लोब फैलाना। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है हु चेयर द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदीज। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री नितिन गडकरी, ऑप्शन बी श्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी श्री गिरिराज सिंह। तो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मीन्स श्री गिरिराज सिंह। इन्होंने लखपति दीदीज का जो नेशनल कॉन्क्लेव है उसको चेयर किया। मीन्स लखपति दीदीज हैं क्या? तो लखपति दीदी इनिशिएटिव was announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी on 15th August, ठीक है, 2023 to make 2 crore self-help group दीदीज to earn more than 1 lakh annual income। इससे विमेन का एम्पावरमेंट होगा, गरीबी हटेगी। इस स्कीम में विमेन को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स दिए जाएंगे, एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उनको प्लम्बिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह हम बोलते हैं ना प्लम्बर आया है, तो उनको प्लम्बिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो 1 लाख रुपए एक साल में कमा सकें। इसलिए उनको बोला गया है लखपति दीदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है पीएम हैज अटेंडेड 20th आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट इन विच कंट्री? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जकार्ता है जो इसकी कैपिटल है, वहां पे ये आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट हुई थी, जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है। देखिए ये ऑल ओवर क्वेश्चन ही अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कहाँ पे हुई है समिट, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो इंडोनेशिया में हुई है, जकार्ता में हुई है। और आसियान इंडिया समिट क्या होता है और ईस्ट एशिया समिट क्या होता है, इससे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही छोटे में कि आसियान है क्या। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था कौन से ईयर में? 1967 में। और इसको कौन से डिक्लेरेशन के अंडर स्टैब्लिश किया गया था? तो वो है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 मेंबर्स थे पहले, मतलब जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। फिर धीरे धीरे इसमें और नेशंस इंक्लूड होते गए और आसियान का ही एक पार्ट है आसियान +6, और इंडिया इसी आसियान +6 का पार्ट है। और इंडिया के अलावा और कौन से अदर 5 नेशंस हैं? तो वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया आसियान ने 2010 में FTA मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और आसियान के बीच में। और अब हम देखते हैं आसियान की सेक्रेटेरिएट के बारे में। तो ये कहाँ पे है? वो है इंडोनेशिया, जकार्ता में ही। ठीक है, क्वेश्चन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ईस्ट एशिया समिट
इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था और जो इसकी फर्स्ट समिट है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। और इसका मतलब ईस्ट एशिया समिट का इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है, ये याद रखिएगा कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और टोटल 18 मेंबर्स हैं ईस्ट एशिया समिट में। आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं और ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 है। उन 18 में 10 तो आसियान के ही मेंबर्स हैं और बाकी जो 8 हैं वो अदर मेंबर्स हैं। तो इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ईस्ट एशिया समिट एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। So you must be knowing about the numbers. Okay. Now moving ahead. Center seeks public comments on draft guidelines for prevention and regulation of dark patterns is related to means prevention and regulation of dark pattern ये किससे related है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिसेप्टिव डिजाइन प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी डार्क नेट, ऑप्शन सी सोशल मीडिया, ऑप्शन डी न्यूज। So guys, your correct answer will be option A means deceptive design practices. Okay. Now moving ahead. Which Indian ship has gone to Egypt for exercise Bright Star 2023? अभी ये कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो ब्राइट स्टार 2023 में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब ये क्वेश्चन है कि कौन सी शिप है इंडिया की तरफ से जो कि भेजी गई है। तो आपके ऑप्शंस है आईएनएस वाकीर, आईएनएस सुनैना, आईएनएस सुमेधा या फिर आईएनएस विराट। तो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आईएनएस सुमेधा। ओके। और ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज क्या है? इट इज मल्टीनेशनल एंड ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके। अब हम फैक्ट्स को देखते हैं। अभी हमने एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स पढ़ा, अब हम फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें पहला है इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा एंड एयरबस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। ओके। मतलब इंडियन रेलवे की जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वडोदरा में और एयरबस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च। और गति शक्ति विश्वविद्यालय है क्या? इसको पहले नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ये इंडिया की फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना फर्स्ट या लास्ट, वो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया की फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डक्कन Muscular Dystrophy Day and World Physiotherapy Day are celebrated on 7th September and 8th September. Means the World Duchenne Muscular Dystrophy Day है उसको 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अभी 2 सितंबर को हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया है। 5 सितंबर को टीचर्स डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 2 इंपॉर्टेंट डेज अभी और आने वाले मैं आपको बता दूं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी, स्टेट पीएससी में भी और एसएससी में भी। वो है 14 सितंबर एंड 16 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एंड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। World Bank's G20 document praises India's financial inclusion via digital public infrastructure. मतलब वर्ल्ड बैंक की जो G20 का डॉक्यूमेंट है उसने इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफी प्रेज किया है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। ठीक है। The third phase of the mandatory hallmarking via hallmarking of gold jewelry and gold artifacts, Third Amendment Order 2023 comes into force from September 8, 2023. मतलब जो थर्ड फेज है मैंडेटरी हॉलमार्किंग का वो 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। अब ये है क्या तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये
थर्ड फेज है ना, उसमें 55 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया जाएगा और उनको भी कवर किया जाएगा जहां पे कि जो गोल्ड की हॉल मार्किंग है वो मैंडेटरी हो सके। जैसे कि जो इसका पहला फेज था जो कि 23 जून 2021 को लॉन्च किया गया था, उसमें 256 यानी कि 256 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था और वहां पे मतलब कि जो भी 256 डिस्ट्रिक्ट जो भी सेलेक्ट किए गए थे वहां पे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मैंडेटरी हॉल मार्किंग जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की। मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी हॉल मार्किंग BIS ने इंप्लीमेंट कर दी थी। फिर इसका जो सेकंड फेज हुआ जो कि 2022 में स्टार्ट किया गया था, उसमें 32 डिस्ट्रिक्ट्स को और एड ऑन किया गया था और अब ये थर्ड फेज है जिसमें 55 डिस्ट्रिक्ट्स को और ऐड किया गया है मैंडेटरी हॉल मार्किंग के लिए। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये है क्या? तो ये इंडिया की ना नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो गोल्ड वगैरह की मार्किंग करती है, क्वालिटी सर्टिफिकेट देती है। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023 हेल्ड रिसेंटली। इसमें सबसे पहले इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो है वरुण और ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कहाँ हुई है? ये हुई है अरेबियन सी में। उसके अलावा इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच गरुड़ एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और एक शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच। तो ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसको वरुण कहते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच जो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है उसको गरुड़ कहते हैं और इंडिया और फ्रांस के आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको शक्ति एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। और भी जो कंट्रीज से एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है इंडिया वो मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था, उसको मैं आगे भी बताऊंगी जैसे जैसे वो कंडक्ट करती जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इसमें INS सुनैना विजिटेड पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स फ्रॉम 3 to 6 सितंबर। सेशल जो है वो ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है और अगर हम देखें तो ये अफ्रीका की सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट कंट्री है, ओके। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं वेवेल राम कालवा, ठीक है। और इंडिया और सेशल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? तो वो है एक्सरसाइज लेमीतिए। ये जरूर याद रखिएगा, एक्सरसाइज लेमीतिए। ये सेशल और इंडिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज 2 will be opened for subscription during the period of 11 to 15 September 2023। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है उसका जो सेकंड सीरीज है वो 11 से 15 सितंबर के बीच में ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या। तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था और इसको इशू करता है RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बॉन्ड है उसको इशू करता है RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक फिस्कल ईयर में एक इंडिविजुअल 4 किलो का बॉन्ड खरीद सकता है और बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है, लेकिन आप 5 साल पर भी बॉन्ड से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये है हमारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। अब हम आगे देखते हैं स्पेशल कैंपेन 2.0 हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फॉर स्वच्छता अभियान, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्वच्छता अभियान के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया है। अब हम आगे देखते हैं नटराज स्टैच्यू अनवील्ड एट भारत मंडपम। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार की जो G20 है उसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, तो भारत मंडपम जो है वहां पे
नटराज स्टैचू जो है उसको अनवील किया गया है। और ये जो स्टैचू है वो 27 फीट टॉल है, यानी कि 27 फीट ऊंचा है। और ये लॉर्ड शिवा के डांसिंग फॉर्म का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। इसे अष्टधातु मींस 8 मेटल एलॉय से बनाया गया है। नटराज आइडल ओरिजिनली ब्रॉन्ज की बनी हुई है और इसे चोला डायनेस्टी के टाइम बनाया गया था। चोला डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके फाउंडर कौन थे? तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयलया और राजा राजा चोला इसके सबसे पावरफुल चोला रूलर थे। आपने मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। PS1 और PS2 उसमें चोला रूलर के बारे में बताया गया है, राजा राज चोला का भी रोल दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये राजा राज चोला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ओह, तो ये थी अभी तक की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है और इस लेक्चर की फ्री PDF हमने टेलीग्राम पे डाली हुई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस लेक्चर की फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।